दोस्तों नमस्कार, आदाब। स्त्री काल के रिवर्स टॉक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करेंगी प्रसिद्ध लेखिका और पत्रकार शिवा असलम फाहमी। शिवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? नमस्ते, बहुत शुक्रिया, मैं अच्छी हूँ। और क्या सब हो रहा है? अभी तो काफी समाज और मीडिया की जगह हम लोग ये कहें कि समाज काफी उद्वेलित है जिस मसले पे आज हम लोग इसी विषय पे बातचीत के लिए बैठे हैं। हाथरस में जो जघन्य बलात्कार कांड हुआ एक वाल्मीकि जाति की लड़की के साथ, मनीषा वाल्मीकि, नाम लेने को लेकर के शिवाजी मुझे लगता है कि कई साथी नाम को लेकर के परहेज करना चाहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यौन अपराधों में यदि आप पीड़िता का नाम न लेते हैं तो इसका अर्थ है कि पीड़िता पर आप एक बर्डन डाल रहे हैं इज्जत और सामाजिक रुतबे का, कि उससे उसको संकट हुआ है और उसकी इज्जत गई है, उसके परिवार की इज्जत गई है, उसके परिवार। तो मेरा ये मानना है कि पीड़िताओं का नाम लेने में मुझे कहीं दिक्कत, हालांकि कानून इजाजत नहीं देता जी। हाँ, हालांकि जब पीड़िता जीवित नहीं रहती है तब जाकर के संभवतः नाम और पहचान जाहिर होता है। जी देखिए, ये नाम का सवाल कई मामलों में केस टू केस जो है उसमें अलग अलग वो आता है, पहलू आता है। एक चीज़ ये है कि ख़ासकर जब पीड़िता गुज़र चुकी है और वो एक कहना चाहिए कि ऐसी उम्र की लड़की है जिसको लेकर के नवयुवती है या पकी उम्र की महिला है, उसके अपने समाज और रिश्तेदार, कई बार भाई, पिता, बेटे, उन सब के लिए केस में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि वो जो नाम की पहचान है उससे वो सब जुड़े होते हैं और उनके लिए ये दिक्कत तलब हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन जैसे कठुआ वाला कांड है, एक अबोध बच्ची है 8 साल की, 7 साल की, उसके साथ होता है और सारा मामला पहले ही से सामने आ चुका था क्योंकि उसकी तलाश जारी थी और उसके वालिदैन उसको ढूंढ रहे थे। तो अब उसमें बचाया उसको कैसे जाए, नाम कैसे ना लिया जाए। तो ये जो एक पहलू है कि उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि केस टू केस ये वेरी करता है। उन्नाव के सेंगर वाले मामले में उस लड़की ने बार बार अपना खुद वीडियो बना के जारी किया कि उसकी बात सुनी जाए और वो अपने आप को साफ कह रही है कि उसके साथ एक से ज़्यादा बार बलात्कार हुआ है। जब खुद पीड़िता ये तय करती है कि उसकी शिनाख्त के साथ बात सामने आए जिससे किसी तरह का भ्रम ना रहे और ये जान जोखिम में डाल के वो कर रही है, तब आप कैसे कहेंगे कि आप नाम नहीं लेंगे? तो वो तो ये चॉइस तो उसने खुद मिटा दी। तो मुझे लगता है कि केस टू केस बहुत वेरी करता है, कई बार आपके हाथ में नहीं होता। जी, मुझे भी यही लगता है। हाँ, मतलब कानून तो ये है कि नाम न लिया जाए और फोटो न दिखाया जाए, लेकिन लड़कियां यदि आगे आती हैं ऐसे अपराधों के खिलाफ, अपने खिलाफ हुए अपराधों के खिलाफ, और नाम पहचान के साथ आती हैं, तो एक अच्छा मैसेज जाता है समाज में कि लड़कियों के लिए ये इज्जत से जुड़ा हुआ प्रसंग नहीं है और इस अपराध के खिलाफ वे खुल करके सामने आ सकती हैं, लड़ सकती हैं, तो दूसरे लोगों में एक अच्छा मैसेज जाता है। लेकिन एक चीज देखिए शिवाजी, जो इन दिनों कठुआ वाली आप बात कर रही जी, हाँ, आप कुछ कह रही थी? मैं सिर्फ ये कह रही थी कि ये एम्पावरमेंट के सवाल से जुड़ा हुआ है। महिला का सशक्तिकरण अगर इस स्तर का है कि वो नाम बता के सामने आएगी
और उससे वो किसी भी तरह से अपने आप को समाज में दोयम दर्जे का नहीं महसूस कर रही है, तो वो बताएगी। आप ये देखिए, मी टू कैंपेन हुई, एमजे अकबर के खिलाफ जिन महिलाओं ने नाम लिया और सामने आई, उनको कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो सबला महिलाएं थी और उन्होंने ये तय किया था कि हम सामने आकर के बात करेंगे। उसी तरह से बॉलीवुड के कुछ सितारे थे, आलोकनाथ वगैरह, इन सब के खिलाफ जो महिलाएं, दीपिका नाम की महिला थी शायद, वो सामने आई थी, उन सब ने अपनी आइडेंटिटी के साथ ही आकर के बताया था। तो ये बात एक तरह से एक अतिरिक्त सहूलत देने के लिए कानून में ज़रूर डाली गई है, लेकिन अगर महिला खुद ये तय करेगी कि वो इसको छुपाना नहीं चाहती है और वो सामने आके बात करना चाहती है और सामने आकर के फेस करना चाहती है अपने उत्पीड़क को, तो इसमें क्या हर्ज है? और इसको हम ज़बरदस्ती तो नहीं थोप सकते किसी केस पर। जी। लेकिन एक तो खास चिंता का विषय है, मुझे इन दिनों दिख रहा है, जो पहले उन अर्थों में नहीं था। स्टेट अपने को तटस्थ भूमिका में दिखाया करता था ऐसी घटनाओं पे, और स्टेट की एजेंसियां ऑपरेट करती थी, इन्वेस्टिगेशन होता था, और हिडन रूप से भले ही अपराधियों के पक्ष में खड़ा हो जाए। लेकिन अभी कठुआ वाली बात आपने कही, इसके पहले उन्नाव का मामला है, या एक और सेक्सुअल हरासमेंट, एक बीजेपी के पूर्व गृह मंत्री राज चिन्मयानंद, उनके खिलाफ लगा, उसके खिलाफ लगा आरोप, और ये जो प्रसंग है अभी हाथरस का, इन तमाम प्रसंगों में आप देखिएगा कि स्टेट और स्टेट पे जो काबिज पार्टियां हैं, वे इस या उस कारण से किसी न किसी बहाने से, कभी जैसे उत्तर प्रदेश में तो कहा जा रहा है कि साजिश रचने का प्रसंग था, कठुआ में कुछ और बात कही जा रही थी कि ये हमारे बहुसंख्यक लोगों के खिलाफ एक मुहिम है। तो इस या उस तर्क से, इस या उस कारण से ये लोग बलात्कारियों के पक्ष में खड़े, यदि खड़ा स्टेट और स्टेट की एजेंसियां दिखाई देती हैं, स्टेट पे सत्ता दिखाई पड़ती है, तो ये मूल चिंता का विषय है। और उससे जो संकट होता है वो यह कि लड़कियां, जो दूसरी लड़कियां हैं जो आगे के रिपोर्ट कराने का, जो ऐसे भी समाज में लड़कियां रिपोर्ट नहीं करा पाती हैं मुकदमे, इस कई बार आत्महत्या तक कर लेती हैं। जैसे कोच की घटना अभी मैंने कुछ दिन पहले आया था, बिहार के कोच में, जहां लड़की ने आत्महत्या कर ली। तो ऐसी घटनाएं होती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब सत्ता ही, जो न्याय दिलाने वाली एजेंसी ही इनके खिलाफ खड़ा हो दिखेगा, बलात्कारियों के पक्ष में दिखेगा, तो रिपोर्टिंग रेट घट। देखिए, जितनी भी आपने घटनाओं का जिक्र किया है, कठुआ से लेकर के हाथरस तक, इन सब में एक बात जो बहुत कॉमन है, वो ये है कि इसमें जो आताई है, वो एक खास तरह के जाति के बैकग्राउंड से आते हैं और जाति के नाम पर उन्हें समर्थन मिलता है। सिर्फ यही नहीं है, लिंचिंग के मामलों में भी अगर आप देखें, या फिल्म पद्मावत के मामले में आप करणी सेना का व्यवहार देखें, तो आप ये पाएंगे कि भारत के हिंदू समाज के अंदर उच्च जातियों को अपराधीकरण की तरफ ले जाया गया है, उनको अपराध करने की शय दी गई है, और उनके बीच में से अगर कोई अपराधी है तो उसको बचा लिया जाएगा, ये सीधा मैसेज दिया जा रहा है। चाहे दलित पुरुष हो या दलित महिलाएं हो, मुसलमान पुरुष हो, मुसलमान महिलाएं हो, या अल्पसंख्यक वर्ग के किसी और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं हो, चाहे वो ईसाई हो या सिख हो या कोई और हो। आप ये देखिए कि उनके खिलाफ अपराध करने वाला तबका इत्तेफाक से एक ही है, और ये सब जो पीड़ित हैं वो एक उस विशेष तबके से पीड़ित हैं, जाति वाले जो तबका है। लेकिन पहली बार अब ये हो रहा है कि भारत के एक बहुत बड़े समाज को, जिसके ऊपर ज़्यादा भार था कि वो ज़्यादा डिसेंट होता, ज़्यादा सभ्य होता, उसको लगातार अपराधीकरण उसका करके उसको एक ऐसे बाड़े में बंद किया जा रहा है जिसमें उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय इसके कि वो इसी व्यवस्था को जारी रखे। यानी कि अगर मुझसे अपराध कराए जा रहे हैं या मैंने अपराध किया और मुझे बचाया गया है, तो राजनीतिक तौर पे मैं कभी नहीं चाहूंगी
कि मुझे बचाने वाले कभी सत्ता से बाहर हों और मेरे अपराध की असली जांच हो सके और मुझे सजा मिल सके। जब ये काम एक बहुत बड़े पैमाने पर एक समाज का हो जाएगा, तो उसके अंदर नैतिकता अगर कहीं बची भी होगी तो उसे खुद अपने हाथों से उस नैतिकता को दफ़्न करना पड़ेगा और अपराध पोषित करने वाली व्यवस्था के साथ हर हाल में खड़े रहना पड़ेगा और कालांतर में वो खुद इसका शिकार हो जाएगा और हो भी रहा है। आप देखें कि जो दादरी में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसमें सिर्फ अब वो लोग नहीं मारे जा रहे हैं जो जाति से तथाकथित निचली जाति से आते हैं, सवर्ण भी मारे जा रहे हैं। मुसलमान तो मारे ही जा रहे थे, दलित तो मारे ही जा रहे थे, यादवों के एनकाउंटर हो रहे थे। तो एक व्यवस्था इस तरह की बनाई गई है और जिसकी मिसाल मैं आपको गुजरात से देना चाहूँगी कि गुजरात में जब 2002 की हिंसा हुई थी, तो बहुत बड़े पैमाने पर आम जनता को अपराध करने की छूट दी गई थी। कोई सिलेंडर ला रहा था, कोई घासलेट ला रहा था, कोई शोरूम्स की लूट में शामिल था, कोई टायर जला रहा था, तो एक सहकारिता पैदा कराई गई थी अपराध करने के लिए और उस सहकारिता को इसका फ़ायदा ये हुआ था सत्ता को कि फिर उस समाज ने इस डर में कि कहीं विपक्ष आ गया या दूसरा पक्ष आ गया तो कहीं उसकी खरी-खरी जांच ना हो जाए, कहीं सत्य सामने ना आ जाए, इस भय के चलते फिर लगातार उनको बार-बार चुनाव देकर वोट दे करके उनको वापस सत्ता में लाए क्योंकि वही उनकी शील्ड है, वही उनका बचाव है। अगर वो वापस नहीं लाएँगे, तो हो सकता है कि फिर सही मुकदमे चलें, सही सज़ाएँ हो जाएँ। तो ये एक पैटर्न बन गया है तब से। आपने देखा मुज़फ्फरनगर में भी यही हुआ था कि अपने बलात्कारी और हत्यारे पुरुषों को बचाने के लिए महिलाएँ ही आगे आके बैठ गई थीं और उन्होंने पुलिस को गाँव में घुसने के लिए मना कर दिया था कि हम घुसने नहीं देंगे, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई जाँच नहीं होगी। तो पूरा समाज जब शामिल हो जाता है, तो एक चीज़ है ना वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। तो उसमें ये फिर एक समाज का काम बन जाता है कि आप अपने अपराधी को बचाएँ और उसको महिमा मंडित करें, उसके ऊपर हार फूल माला चढ़ाएँ और जो आपका शिकार हुआ है आपके अपराध का, उसी के ऊपर उसके शिकार होने का बोझ डाल दें। यानी कि आप हाथरस की घटना में आप देखिए कि धीरे-धीरे एक कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है कि वो संदीप से उसके लड़की के भाई का इतनी बार बातचीत हुई है, तो बातचीत हुई है तो इसका मतलब हत्या हो जाएगी या प्रेम प्रसंग भी था मान लीजिए, तो बलात्कार और हत्या हो जाएगी। तो एक कुतर्कों से जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है और ये सवाल उस समाज के लिए बहुत बड़ा है कि आप अपने परिवार के अंदर गैंग रेपिस्ट और हत्यारों को जगह देंगे और आप जानते होंगे कि इसने वो अपराध किया है और आप उनके साथ उठेंगे, बैठेंगे, खाना खाएँगे, सोएँगे, त्योहार मनाएँगे। ये कितना बड़ा अभिशाप है किसी भी समाज की आने वाले के ऊपर। जिनके साथ ये अपराध होता है, तो और यदि अपराधी सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ हो या सत्ता का जिस ऐसे समूह से हो जिससे सत्ता की सहानुभूति है, जो सत्ता का वोट बैंक है, वोटर वर्ग है, तो उसके खिलाफ बोलने में लड़कियां हिचकेंगी और मुकदमे थानों तक पहुंचेंगे ही नहीं। ये बड़ा संकट होगा और बड़ा विचित्र देख रही होंगी, आप नोट कर रही होंगी कि जो आरोप सत्ता पक्ष लगा रहा है कि साजिश की गई, ये पैटर्न भीमा कोरेगांव से शुरू हुआ। सबको ओपन पता है थी प्रधानमंत्री की हत्या और कैसे किसी के कंप्यूटर में प्लांट किया जा सकता है। उस तरह से चिट्ठियां नक्सली नहीं लिखा करते जिस तरह की चिट्ठी सामने आई थी। उस समय हम लोगों ने भी कई जगह पर्सनली मैंने भी एक रिपोर्टिंग की थी कि इस भाषा में नक्सली बात नहीं करते और इस तरह से ओपन संकेतों में बात नहीं करते। विरोध की आवाज हो या न्याय की आवाज हो, उसको ये अब बहुत आसान हो गया है कि पाकिस्तान का हाथ, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का हाथ। लेकिन भैया सवाल ये है कि उस लड़की का के जो मेडिकल जांच है उसके जब वो एडमिट हुई
तो उसके लिए किन अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने कहा कि आप स्पर्म इकट्ठा न करो, आप मेडिकल जांच न कराओ? किन अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने कहा कि उसकी लाश आप रात में जला दो? तो ये एक सत्ता ने पैटर्न ले लिया है कि और साजिश हो रही है, और साजिश के नाम पर कुछ लोगों को डाल करके आवाज उठाने वालों को प्रताड़ित किया जाता है। संजीव जी, अगर आप सीए एनआरसी वाले आंदोलन, जी संजीव जी, अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाएं तो जब तहलका टेप कांड आया था, जिसमें बंगारू लक्ष्मण साहब का मामला आया था, उसमें भी ये कहा गया था कि इसके ये ऑपरेशन करने के लिए जो लड़कियों का इस्तेमाल किया गया, यानी कि वो इसको डिनाई नहीं करते हैं कि ये अपराध घटा है, वो उस जज को भटकाने के लिए इस पर बात करते हैं कि कोई फोन पे बात क्यों कर रहा था, या लड़की ने हाथरस वाले केस में अगर वो जो जर्नलिस्ट है, अगर उसने ये कहा कि भैया तुम एक अपने पिताजी का वीडियो बना करके हमें दे दो जिससे हम आपको न्याय दिला सकें, इसको अपराध बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने भी ये बात कही कि विदेशी शक्तियों का हाथ है ये वो। एक बात याद रखिए कि कुतर्कों की कोई सीमा नहीं है इस सरकार के पास। ये लोग भारत में जिस तरह की भी एक फॉल्ट लाइन मौजूद है, चाहे वो जातिगत हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो क्षेत्रीय हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी से रिलेटेड हो, हर तरह की फॉल्ट लाइन को कुतर्क की तरह इस्तेमाल करके ले आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी खाड़ी के मुस्लिम देश कहा जा रहा है कि वहां से पैसा आया दंगा कराने के लिए हाथरस में, तो मेरा ये सवाल है कि ऐसे में हम जानते हैं कि एक पाकिस्तान को छोड़ करके सभी मुस्लिम देशों से भारत के और पर्सनली मोदी जी के बहुत मधुर रिश्ते हैं। हमें ये उत्तर प्रदेश सरकार साफ साफ बताए कि ऐसा कौन सा मुस्लिम राष्ट्र है जो भीतर घात कर रहा है, जो हमारे मोदी जी की दोस्ती का जवाब इस तरह की दुश्मनी से दे रहा है। हम उसकी एम्बेसी को बंद करने की डिमांड करते हैं। हम सीधे वहां जाके एम्बेसी पे जा करके प्रदर्शन करना चाहते हैं और सीधे इन लोगों का बोरिया बिस्तर बंद करके वापस इनको इनके देश भेजा जाए। ये इस लायक नहीं है कि भारत इनसे दोस्ती रखे, जबकि मोदी जी इतनी दोस्ती निभाते हैं मुस्लिम देशों के साथ में। वो वहाँ शेखों के साथ इतने खुश होकर फोटो खिंचवाते हैं और सारी दुनिया में मुस्लिम देशों में वो जा रहे हैं और सबसे उन्होंने एक अतिरिक्त मधुर संबंध बनाए हैं। ऐसे में कौन है जो मोदी जी की इस दोस्ती का बदला हमारे देश में षड्यंत्र करके दे रहा, हमें बताया जाए। तो जो खाड़ी के देशों का जिक्र किया गया, ये इसलिए भी बहुत चिंताजनक है कि खाड़ी के देशों से जिस तरह से मतलब उनके सबसे ज्यादा बड़े अवार्ड मोदी जी को मिले हैं और उनसे दोस्ती करने के लिए उन्होंने 2 कदम एक्स्ट्रा चले हैं वो लोग। ऐसे में हमें ये बर्दाश्त नहीं है और फौरन ऐसे मुल्कों का बोरिया बिस्तर बंद करके उनको यहाँ से दफा किया जाए। जी हाँ, ये तो बेसिकली पैटर्न है एक, लेकिन मुझे अक्सर लगता है, आप क्या सोचती हैं कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या ऐसे लोग हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से आवाज उठाते हैं, उनकी राजनीतिक रणनीति थोड़ी चुकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर लीजिए, भीमा कोरेगांव की घटना के बाद जब सरकार महाराष्ट्र में बदली और शरद पवार की पार्टी एनसीपी से गृह मंत्री बने वहां, तो शरद पवार ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि जिन लोगों को भीमा कोरेगांव मामले में फॉल्स तरीके से फंसाया गया है उनको न्याय दिलाया जाएगा, और जिन लोगों ने यदि ऐसा पाया जाता है कि अधिकारियों ने उनको फॉल्स तरीके से फंसाया है तो उन पर कार्रवाई होगी। बहुत स्पष्ट वक्तव्य था उनका। और उसके तुरंत एक दिन बाद महाराष्ट्र सरकार को बाध्य होना पड़ा कि वो एनआईए को केस चला गया। मेरा मानना है कि ऐसे प्रसंगों में जो अलग अलग जगहों पे प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाने वाले लोग हैं, उनकी राजनीतिक स्ट्रेटजी यह होनी चाहिए थी कि वे शरद पवार के साथ अपना पूरा बल उनके पीछे खड़ा कर दें, थोड़े से इफ नो बट को हटा करके, बहुत पॉलिटिकल शुद्धता से को थोड़ी देर के लिए पढ़ के, तो राजनेताओं को भी बल मिलता है। राजनेता एक लड़ाई लड़ लेता वो, और इससे जो आप कह रही थी कि एक फोर्स है जो अपना एक सपोर्ट बेस तैयार करता है कि भाई ये सत्ता गई तो फिर हमारे नुकसान होगा,
तो एक काउंटर फोर्स भी तैयार हो सकता है। तो ये आपको क्या कमजोरी दिखती है आवाज उठाने वालों की? राजनीतिक रणनीति की कमजोरी नहीं दिखती है क्या? क्योंकि वो बात आई गई हो गई, शरद पवार डिफीट हो गए, एनआईए चला गया जी, और गिरफ्तारियां मुझे बाद लगता में हो है गई जी। कि हाँ, मुझे लगता है कि व्यवस्था ने एक इंतजाम ये किया है कि एक तरह का सेंट्रल अथॉरिटेरियनिज्म बना रहे। भीमा कोरेगांव का तो अच्छा आपने याद दिलाया। अभी-अभी आपने देखा कि रिया चक्रवर्ती मामले में भी यही हुआ कि जांच जो है दूसरी एजेंसी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन एजेंसियां हैं, उनके हवाले की गई और एक बहुत ही मामूली से मामले में उस लड़की को लगातार उन्होंने जेल में रखा। आज भी उन्होंने फर्दर रिमांड जो है बढ़ा दी है। जबकि कोई मामला, आप सब जान रहे हैं, सारे कानूनविद जान रहे थे कि ये कोई मामला नहीं बनता है। 60 ग्राम से कम का गांजे का मामला है और इस देश में मतलब आप किसी भी घाट पे चले जाइए, धार्मिक स्थल पे चले जाइए, कितना गांजा, कितनी चरस, और फिर गांजे की सरकारी दुकानें हैं इस देश में। जैसे शराब की सरकारी दुकानें हैं, उसी तरह से गांजे की सरकारी दुकानें, अधिकृत दुकानें, जहां से आप जाइए, कोई भी बालिग जाए और गांजा खरीद ले। फिर गांजे के लड्डू, गांजे की लस्सी, मतलब भांग के लड्डू, ये सब आराम से बिकता ही है। ऐसे मामले में उस लड़की को के साथ जो हो रहा है, उसके लिए भी कोई अब आवाज नहीं उठा पा रहा है और लोग सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं और कोर्ट्स भी चुप है कि ये हो क्या रहा है। तो भीमा कोरेगांव का भी मामला एनआईए को जाने की वाली बात है, सेंट्रल एजेंसी को जाने की बात है। वहाँ भी शरद पवार और शिवसेना को नैतिक बल दिए जाने की जरूरत थी। मैं कहा वहाँ भी शिवसेना और शरद पवार को नैतिक बल दिए जाने की जरूरत। मुझे ये लगता है कि ये जो पूरा राष्ट्रवादी एंगल दिया जाता है जब किसी भी बात को, आप देखिए बॉम्बे वाले मामले में, सुशांत सिंह वाले मामले में मुल्ले और दाऊद इब्राहिम के गुर्गे और दुबई और ये सब इसीलिए उछाले गए थे कि किसी तरह से इसको राष्ट्रवाद बनाम मुसलमान कर दिया जाए। और ये मामले लगातार इस तरह की बाइनरी ये लोग क्रिएट करते हैं, इस तरह की दो फाड़ बनाते हैं कि एक तरफ हिंदू और हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र हित, और दूसरी तरफ बेचारा वो जो जिसको की आरोपित कर रहे हैं वो, और फिर वो पूरा एक पैटर्न होता है कि वो मुसलमानों के साथ है या विदेशी शक्तियों के साथ है या चीन से या पाकिस्तान से पैसा है, ये सब बकवास शुरू हो जाती है। लेकिन इस सबसे पहले संजीव जी एक काम ये हुआ है कि हमारे मीडिया ने जनमानस को इस तरह से भ्रमित किया है कि अब वो कुतर्कों को स्वीकार करने के लिए तैयार है, ये जानते हुए भी कि वो कुतर्क हैं। ये बहुत बड़ी घटना है भारतीय समाज की कि समाज जान रहा है कि ये कुतर्क है, फिर भी वो कुछ नाम उछाले जाने के बाद तैयार है कि कुतर्कों का सहारा ले करके सरकार जो मनमानी करना चाहे, जो एजेंसियां मनमानी करना चाहें, वो कर सकती हैं। मुझे ये लगता है कि नफरत की जो फसल है, वो असली उसकी जो फसल अब काटी जा रही है ऐसे मामलों में। सड़क पर जो अपराध हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पूरे संस्थाओं का इस्तेमाल करके नफरत को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये पहले कभी नहीं देखा। अभी हालत ये है कि अगर कोई न्यायालय भी कुछ कहता है तो न्यायालय को भी गालियां देने के लिए लोग सोशल मीडिया पे खुल के तैयार हैं और उनका कुछ बिगड़ता नहीं है, और वो सिर्फ इसीलिए तैयार हैं क्योंकि उनको पता है कि पीछे एक सत्ता है जो उन्हें बचाएगी। संजीव जी। जी हाँ, तो कुल मिलाकर के मुझे ये लगता है कि ये पूरा मैं 6 साल को ज्यादा चिन्हित करूंगा और धीरे धीरे सिस्टम जहां पहुंच चुका है, तो मनुस्मृति का जो अपना शासन है, महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, चातुर्वर्ण सिस्टम जो अपने हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो जैसा उसका वैसा पोजीशन वाला जो एक प्रसंग है, तो उस तरह का एक समाज बन रहा है, निरंतर बनाया जा रहा है। महिलाओं के लिए स्पेस घटता जाएगा, महिलाओं के वॉइस के स्पेस घटते जाएंगे, महिलाओं के लिए अपने अपराध, अपने खिलाफ हुए अपराध के लिए आवाज उठाने के स्पेस घटते जाएंगे। ये मूलतः चिंता का विषय है। जी।
इसमें मैं एक बात ये कहूंगी कि भारतीय संविधान ने जो कुछ दिया था 70 सालों में, जो जितने हम कदम आगे बढ़े थे, खासकर कमजोर पहचाने जो थी, वो जितने कदम आगे बढ़ के चली थी, अभी वो वापस बहुत तेजी से वापस उनको भेजा जा रहा है अपनी यथास्थिति में, और वो अधिकार छीने जा रहे हैं। जो महिला हो, चाहे वो दलित समाज जी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे वो क्षेत्रीय अल्पसंख्यक हो, इन सब के लिए लाउड एंड क्लियर मैसेज ये है कि हिंदी बेल्ट का अपर कास्ट पुरुष हिंदू, वही इस देश का असली हिंदू है, वही इस देश का असली नागरिक है। बाकी सबको वही नागरिक, जिस वही नागरिक। ट्रिपल हाँ ट्रिकल डाउन इफेक्ट में थोड़ी बहुत नागरिकता मिलेगी, और जितना भी आपको दिया जा रहा है आप उसको स्वीकार करिए और बोलना मत शुरू करिए। भाषा के ऊपर, जबान के ऊपर, बोलने पर जिस तरह की पाबंदी लगाई गई, आपने देखा कि सीए एनआरसी वाले पूरे प्रोटेस्ट में सिर्फ बोलने पर ही पाबंदी है। जो कुछ आपको 70 सालों के संविधान ने दिया था, उन्हें संविधान बदलने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उन्होंने वो सब कुछ वैसे ही छीन लेना है। और बहुत देर हो गई दलित समाज के लिए खासकर, कि उन्होंने अपनी सारी शक्ति जो है वो रिजर्वेशन के सवाल के इर्द गिर्द झोंक दी, और उन्होंने ये नहीं देखा कि उनका जो सामाजिक चेतना का आंदोलन था वो खत्म हो गया। रिजर्वेशन उनको कोई भी दे दे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था दे दे, तो वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साथ चले जाएंगे। तो उनको तो पहले लॉलीपॉप ये दिया गया कि रिजर्वेशन बना रहेगा, लेकिन हम जानते हैं कि 18 पॉइंट प्रोग्राम आया, फिर लेटरल एंट्री आई, और फिर सरकारी नौकरियां ही खत्म हो गई। तो रिजर्वेशन आपको 100% दे दिया जाए तो भी अब आप उसको क्या करेंगे? उसका अचार बना के रख लीजिए आप घर में, वो नौकरी तो उससे नहीं मिलेगी ना। तो रिजर्वेशन के सवाल को आगे बढ़ा करके जो सबसे बड़ा नुकसान बहुजन दलित आंदोलन का हुआ है, वो अब उसकी जो चक्का है वो पलटा नहीं जा सकता। ना रिजर्वेशन बचा है, ना नौकरी बची है, और जो उनका कहना चाहिए जातीय दायरे के अंदर जिस तरह उनको कैद किया गया है, उससे अब दोबारा बाहर आने के लिए उनको सदियां लगेंगी, इसलिए कि उनके सारे नेता अब कलुषित हो चुके हैं। यानी कि वो किसके किसके पास जाएंगे? उनके जितने नेता थे वो सब के सब इस लालच में और इस सत्ता के लोभ में आ गए, और वो अपने बुनियादी काम को भूल गए कि आप दलितों की अस्मिता की रक्षा करने के सवाल पर चुने जाते हैं, जीते जाते हैं। आज रामविलास पासवान और उनके बेटे को इससे कोई मतलब नहीं है कि हाथरस में क्या हो रहा है। आज अठावले को इससे कोई मतलब नहीं है कि हाथरस में क्या हो रहा है। तो उनकी लीडरशिप ने भी अपना सारा जो कुछ भी अर्जित किया था वो नैतिक बल गंवाया। आज कोई भी डांट करके, चुप करा करके मायावती जी को संसद में बिठा देता, और चू नहीं करती मायावती। उनकी औकात नहीं बची कि वो अपनी अस्मिता की रक्षा खुद कर सकें। दलितों की तो बात छोड़ दीजिए। आज सारी जो आप ये देखिए कि पासवान फैमिली जो है सिर्फ बंटवारे में लगी हुई है कि टिकट कितने हों और हमारी अगली सरकार में हमारी जगह कैसे सुनिश्चित हो। अगर हम वोट कटवा बनते के उभरते हैं तो हमें केंद्र में क्या मिल जाएगा उसके बदले में। भले ही हम बिहार हार भी जाएं तो वोट काटने के लिए केंद्र में हमारी सीट सुनिश्चित होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा नुकसान तो ये जो सामाजिक चेतना और सामाजिक बराबरी के नाम पे जो आंदोलन ने पैदा किया था जिस नेता वर्ग को, उसने अपने सारे इंटरेस्ट गिरवी रख के बेच करके खत्म कर दिया है। जी, बहुत थोड़ा सा मैं डिफर करते हुए, समय अब हमारा समाप्त भी हो रहा है, थोड़ा सा मैं रिजर्वेशन के मसले पे हल्का डिफर कर रहा हूँ आपसे। मैं सहमत हूँ कि सिर्फ रिजर्वेशन को मुद्दा बना लिया गया और उसी के इर्द गिर्द राजनीति हो गई। लेकिन उसमें मैं ऐड करता हूँ, बल्कि डिफर करने के अलावा, कि रिजर्वेशन को मुकम्मल मुद्दा नहीं बनाया गया और कायदे से यदि नौकरियां, सरकारी नौकरियां जा रही थी, संस्थान बेचे जा रहे थे, तो प्राइवेट सेक्टर का रिजर्वेशन, कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन, ताकि मध्य वर्ग बने। मध्य वर्ग का फैलना सबसे ज्यादा जरूरी होता है समाज में समता लाने के लिए, और उसका असर दिखता है। इस पर कभी हम लोग अलग से बात करके, जो आप कह रही है, निश्चित तौर संजीव जी, पे पूंजीवादी व्यवस्था में आप रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में नहीं ला सकते। पूंजीवादी व्यवस्था में आप प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं ला सकते, उन पर आपका कोई जोर नहीं चलेगा। और सरकार
आप यदि एक आप यदि एक नैतिक बल तैयार करें अमेरिका की ही तरह, जैसे वहाँ जो डाइवर्सिटी लागू किया गया है, तो आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना प्रेशर समूह बना पाएंगे। इस पर हम लोग अलग से कभी बात करेंगे। आज हम लोगों ने जो विषय रखा, जी, ठीक है। तो बस कुल मैं मिलाकर के हम इस लोग इस बात पर सहमत हैं शिवा जी जी। कि जी, जी बताएं। अब मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जी, आप कुछ कह रही पूंजीवादी हैं? जो विकसित जी हाँ, जो विकसित पूंजीवादी आप देश कुछ हैं, कह रही हैं, पूरा उनकी करें। जी हाँ, मैं ये कह रही हूँ जो विकसित पूंजीवादी देश हैं, उनका उदाहरण दे करके हम अपने अनैतिक समाज में ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि यहाँ प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और उस प्राइवेटाइजेशन में नैतिकता अपने आप इंजेक्ट हो जाएगी। नैतिकता तो हमारे समाज में पहले ही नहीं थी। जो पूंजीवादी वर्ग यहाँ का है, वो तो सामंतवादी वर्ग मैं ही आप पूंजीवादी वर्ग बना था ना। तो इसलिए हमें वो उम्मीद नहीं करनी चाहिए जो हमने वेस्ट के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आप गुजरे दोबारा हुए समाज से देखा था। आप जैसे ही दबाव समूह के रूप में नहीं रह जाते हैं, तो स्थितियां नहीं बन पाती। लेकिन मैं जो साथी हमें बाद में हमारी बातचीत को समझ पाएंगे और सुन पाएंगे, उन्हें मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा रिवर्स टॉक का खास करके और स्त्री काल का हाहाकार का नहीं है। 70 में बहुत कुछ हासिल हुआ है। जो शिवाजी की चिंता है और हमारी भी चिंता है कि वो उसको बैक गियर में डाला जा रहा है, वो बेसिक चिंता है। और सबसे हम आग्रह होगा दलितों से, वंचितों से, महिलाओं से, पीछे छूट गई अलग अलग पहचानों से, अल्पसंख्यकों से, कि जो उनको संविधान में मिले हुए राइट्स हैं उसकी पहचानें, उसको उसको मुट्ठी में पकड़ करके और उससे हासिल करने की कोशिश करें। 70 साल में बहुत कुछ हासिल हुआ है, इस हासिल को आगे और समृद्ध करने की कोशिश करें। मुझे लगता है हमारी बातचीत का और जो आज मुख्य फाइंडिंग तो यही है। हम लोगों ने हाहाकार के लिए आज कोई ये बातचीत हम लोगों ने आपस में नहीं की। और सावधान रहें स्टेट पे काबिज शक्तियों से। यदि स्टेट शक्तियां उत्पीड़ित लोगों, प्रताड़ित लोगों के खिलाफ एंटेगनाइज्ड फॉर्म में काम करने लगे, तो लोकतंत्र डैमेज होता है और जो वॉइसेज हैं, जो अपने न्याय के लिए भी जो आवाज है, वो हतोत्साहित होती है। आखिरी कमेंट सिर्फ ये है कि सब लोग साथ आएं। हम बारी बारी से मारे जा रहे हैं, लेकिन मारे जा रहे हैं उसी एक वर्ग से। तो हमें ये तो पहचानना पड़ेगा कि हम सब लोगों की जो परेशानी है, जो त्रासदी है, उसका कारक एक ही है। और ये सत्ता के विरुद्ध हम सब लोगों को एक आना पड़ेगा। कभी आपकी पहचान, कभी इधर की पहचान, कभी उधर की पहचान, ये अलग अलग नहीं है। वंचित वर्ग सब एक होता है, वंचितों को एक होना पड़ेगा। शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।